लापरवाही एक ऐसा शब्द है जो करता है उसे भुगतना ही पड़ता है, और कई बार तो उन्हें भी भुगतना पड़ता है जिन्होंने लापरवाही नहीं की, बल्कि किसी और की लापरवाही से किसी और को बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, हाल ही में आपने मोरबी ब्रिज गिरने की खबर तो देखी होगी, जिसमें 141 लोगों की जान चली गई और काफी ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मोरबी ब्रिज को सरकार की तरफ से हेरिटेज घोषित कर दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इस पुल की गिनती उन बचे हुए चुनिंदा हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर में की जाती थी, जिसे देखकर आज से करीब 200 साल पहले भारत की तस्वीर आपके सामने आ सके। ये आम पुल से थोड़ा अलग बन चुका था। हालांकि कुछ समय से बंद पड़े इस ब्रिज को एक कंपनी सरकार के कहने पर रेनोवेट करती है और 15 साल के लिए इस पुल को संभालने की जिम्मेदारी भी लेती है, जिसके बाद मोरबी ब्रिज को लोगों के लिए खोल दिया जाता है और फिर 5 दिन के अंदर लोगों की भीड़ इस पुल पर दिखाई देने लगती है। लोगों के अंदर एक अजीब सा उतावलापन दिखाई देता है। वो सबसे पहले इस पुल पर सेल्फी लेना चाहते हैं। कंपनी को इससे फायदा होता है और वह अपने मनमाने दाम पर टिकट देकर काफी ज्यादा लोगों को एक साथ पुल पर जाने की परमिशन दे देती है। लोगों को भी 15 की जगह 50 देने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उन्हें तो इस पुल पर खड़े होकर मजा लेना था, उस व्यू को देखना था और वहां से वीडियो और फोटो यानी सेल्फियां लेनी थी। फिलहाल इस तरह से कंपनी की इस लापरवाही की वजह से जब 100 लोगों की कैपेसिटी वाले पुल पर 500 से ज्यादा लोग भर जाते हैं, तो फिर वही हुआ है जिसका डर था। एक बड़ा हादसा जिसमें 1 या 2 या 10 नहीं बल्कि 141 लोगों की जान चली गई और बहुत से लोग अभी भी घायल हैं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो पुल 143 साल से बिना मुरम्मत के जिंदा था, उसकी फिर से मुरम्मत होने के बाद मात्र 5 दिन में ही टूट जाता है। तो ये थी मच्छू नदी पर बने मोरबी ब्रिज हादसे की, जिसके अचानक से टूटने से इतना बड़ा हादसा होने के पीछे किसकी गलती रही है, ये जांच का मुद्दा है। लेकिन इस ब्रिज के बारे में भी कुछ ऐसा है जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मोरबी ब्रिज को आम पुल नहीं था, बल्कि 1887 में मोरबी के तत्कालीन राजा बागजी ठाकर ने इसे बनवाया था। राजा ने मोरबी पर 1922 तक शासन किया था। उस दौरान राजा ने इस पुल का निर्माण लकड़ी से करवाया था, जिसमें यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया था। कहते हैं कि मोरबी के राजा तब इसी पुल से होकर दरबार जाते थे और पुल दरबार पैलेस और नजरबाग पैलेस को आपस में जोड़ने का काम करता था। बाद में दरबार पैलेस और लखदीर इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच कनेक्टिविटी का सबसे जरूरी मार्ग बना। 20 फरवरी 1879 को पहली बार इस हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन तत्कालीन मुंबई गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि ब्रिज को बनाने की सभी चीजें इंग्लैंड से लाई गई थी और ब्रिज को बनाने में करीब 3.5 लाख रुपए का खर्च आया था, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। उस समय से लेकर साल 2001 तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल वैसा ही जैसा 100 साल पहले था। लेकिन 2001 में आए भयंकर भूकंप ने इस ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचाया। उस समय तक ये पुल मोरबी की शान हुआ करता था और लोग यहाँ कर यूरोप की टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस किया करते थे। इसके बाद कैमरे वाले फोन आने के बाद सेल्फी का क्रेज भी बढ़ने लगा और लोग यहाँ आकर सेल्फियां लेने लगे। रविवार को लोग पुल पर घूमने आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग ऋषिकेश में गंगा नदी में जाते हैं। राम लक्ष्मण झूला पर लोग इसी तरह से फोटो खिंचवाते हैं और इन्हीं की तरह ये पुल भी गुजरात तक मशहूर था। जैसे ही कोई मोरबी के इलाके में जाता, उसे ब्रिज अपनी ओर खींचता था, मानो उसमें चुंबक लगी हो, और यहाँ आए बिना कोई भी रह नहीं पाता था, क्योंकि नदी के किनारे ये नजारा लोगों को विक्टोरियन लंदन का एहसास जो कराता था। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है कि आखिर बिना खंभों के पुल कैसे बनाए जाते हैं, तो इतने साल चलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नदियों पर या पानी में ऐसे कई तरह के ब्रिज बनाए जाते हैं, जिसमें से एक सस्पेंस ब्रिज का नाम भी आता है। सस्पेंस ब्रिज आमतौर पर बहाव वाली नदी के ऊपर ही बनाए जाते हैं, यानी नदियों पर बनाए जाते हैं और इन्हें केबल के जरिए बनाया जाता है। आपने नदियों पर बने ऐसे बहुत सारे ब्रिज देखे होंगे जो नदी के दोनों किनारों पर पिलर लगे होंगे और बाकी पुल केबल के जरिए वहीं पर टिका होता है। लोहे की मोटी मोटी केबल से ये बंधा होता है। इस तरह के ब्रिज में पानी के अंदर कोई पिलर या बेस नहीं होगा, इसी वजह से इसे सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि उस दौर में नदियों के जरिए व्यापार पर ज्यादा जोर दिया जाता था, इसलिए पिलर वाले पुल न बनाने का ये भी बड़ा फायदा था। हालांकि पानी में स्पॉट पिलर को बनाना भी आसान नहीं था, और तो और ये पिलर पानी में ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे में पिलर वाले पुल की तुलना में सस्पेंशन या फिर हैंगिंग ब्रिज पूरी तरह से अलग होता है। और ऐसे सस्पेंशन ब्रिज का हल्का सा मैकेनिज्म देखें तो सस्पेंशन ब्रिज में डेक, टावर, टेंशन, फाउंडेशन, केबल सबसे अहम हिस्सा होता है। डेक वो हिस्सा होता है जो पुल पर बनी सड़क का आखिरी हिस्सा होता है। डेक के आगे टावर लगा होता है और पुल को बेस देने का काम करता है। ये दोनों किनारे पर बने होते हैं और इन्हीं से पुल का टेंशन दोनों किनारों को जोड़ता है। टेंशन का वो तार होता है जो एक टावर से दूसरे टावर को बांधे रखता है। इसमें ही केबल लगे होते हैं जो पुल की सड़क को टेंशन से बांधे रखते हैं। ऐसे में इन सभी को मिलाकर एक पुल बंधकर बनता है। और कुछ ऐसा ही मारवी ब्रिज में भी था। 233 मीटर लंबे इस पुल में मात्र 2 ही खंभे थे। उनके ऊपर से 2 भारी भरकम तार लटकाए गए थे और फिर इन्हीं तारों से पुल के उस हिस्से को लटकाया गया था जिन पर लोग चलते थे। ऐसे पुल हवा में झूलते थे लेकिन कभी टूटे नहीं थे। लेकिन उस दिन जब हादसा हुआ तब लोगों के एक साथ बढ़ जाने की वजह से इतने सारे लोगों के कदमों से इस ब्रिज के टूटने की सबसे बड़ी वजह सामने आई। अब हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कभी भी किसी भी ब्रिज पर सेना के जवान कदम से कदम मिलाकर मार्च नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? इसमें फिजिक्स की रेजोनेंस थ्योरी काम करती है, क्योंकि फिजिक्स न पढ़ने वाले लोग भी इस पहलू को आसानी से समझ सकते हैं। आपको पहले यह जानना होगा कि 1825 से 26 के समय में इंग्लैंड में सस्पेंशन ब्रिज बनाने शुरू हो चुके थे। 5 साल बाद ही एक पुल से ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी होकर गुजरती है और ब्रिज ढह जाता है। उसके बाद आदेश दिया गया कि पुल पार करते समय जवान मार्च नहीं करेंगे। 1850 में सेम ऐसी घटना फ्रांस में घटी थी, जहां जवान एक सस्पेंशन ब्रिज से होकर गुजरे और पुल टूट गया। उस समय भी बड़ी संख्या में जवानों की मौत हुई थी। जब इसकी वजह खोजी गई तो फिजिक्स ने रहस्य खोला। अपनी घड़ी का पेंडुलम तो आपने देखा ही होगा, बार बार समय में रिपीट होने वाली प्रक्रिया जो कि 1 सेकंड में पूरा चक्कर मार लेता है, और इसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ऐसे हर चीज ही एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम उस चीज को झटका देते तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग हट जाता है, यानी पेंडुलम की तरह इधर उधर हिलने लगता है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं कि सबका मोशन हमें दिखाई दे। इसी तरह सीमेंट या फिर लोहे से बने ब्रिज की भी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए जब आप ऐसे किसी ब्रिज पर चलते हैं तो आपको हल्का सा चलना भी फील होता है, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी थी। इसलिए जब कई लोग एक साथ ब्रिज पर चलते हैं तो अपने पैरों की आवाज से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। और यहाँ आती है बात फिजिक्स की। जब 2 बराबर फ्रीक्वेंसी मिलती हैं तो ऑस्किलेट जो थोड़ा हो रहा था वो बढ़ जाता है और पुल दाएं बाएं हिलने लगेगा। ऐसे ही रेजोनेंस कहते हैं। और ऐसे में एक सेट लिमिट से ज्यादा हिलने पर ब्रिज गिरना तय हो जाता है। हालांकि मारवी पुल का मरम्मत के 5 दिन बाद गिरना तो सारा ध्यान उस कंपनी की तरफ ही जाएगा जिससे उसकी मरम्मत की है। इसी साल मार्च के मारवी के ऑरेवा ग्रुप को पुल का ठेका दिया गया था। इस ग्रुप को ज्यादातर लोग अजंता घड़ियों के लिए जानते हैं। हालांकि कंपनी कैलकुलेटर, सोलर पैनल और ई-बाइक भी बनाती है। ये कंपनी औधवजी पटेल ने शुरू की थी और उन्हें फादर ऑफ वॉल क्लॉक भी कहा जाता है। इसलिए 2012 में औधवजी का देहांत हो गया और कंपनी उनके बेटे जेसुक औधवजी के हाथ में आ गई। उन्हीं के नेतृत्व में कंपनी को मार्च में ठेका मिला था। अब पुल गिरने के बाद औरवा कंपनी पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी के पास मारवी ब्रिज की देखभाल की जिम्मेदारी थी। इससे पहले ब्रिज मरम्मत के लिए 7 महीने के लिए बंद भी था और उसके बाद 26 अक्टूबर को इसे लोगों के लिए खोला गया था। लेकिन हादसे के बाद मारवी नगर पालिका ने बताया कि कंपनी ने ब्रिज खोलने से पहले प्रशासन से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सफाई, रखरखाव और टिकट कलेक्शन का काम भी प्राइवेट कंपनी को ही करना था। वही टिकट की कीमत का जिक्र भी कॉन्ट्रैक्ट में था, जिसके मुताबिक टिकट की कीमत हर साल 2 रुपए बढ़नी थी। पहले साल टिकट की कीमत 15 रुपए से 17 और 19, ये सिर्फ कहने की बात थी। लोगों की भीड़ को ज्यादा इकट्ठे करने वाली इस कंपनी पर भी आरोप लगाया गया था कि इनके लोगों ने हादसे वाले दिन टिकट को 50 रुपए में बेचा था। इतना ही नहीं, ऐसी किसी लापरवाही को रोकने के लिए वहां पर प्रशासन का कोई आदमी नहीं था। इस हादसे के बाद अब इतिहास में इस बात का जिक्र भी किया जाएगा कैसे एक कंपनी के जरा से फायदे ने 141 या यूं कहे 150 लोगों की जान ले ली। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ये लोगों की लापरवाही थी, कंपनी की लापरवाही थी, प्रशासन की लापरवाही थी, या फिर ये एक नेचुरल हादसा है? धन्यवाद।